हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अबाउट स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, नोट्स, एंटी नोट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये तो शुरू में ही हो जाएगा, और हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स, ये भी मैं आपको आज ही के लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तो अब पूरा चांस है कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव आपका 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पर शायद ही किसी ने 3 लेक्चर में पढ़ाया होगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव, पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो हमें आज जानना है सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स के बारे में, उसके बाद नोट्स, एंटी नोट्स के बारे में, फिर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स के बारे में। ठीक है, तो पाइप में वेव जो प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम पूरा डेरिवेशन आज के लेक्चर में करेंगे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को आप 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। जैसे शुरू का जो पार्ट है, जो नोट्स, एंटी नोट्स का डेरिवेशन वगैरह करा के जो खत्म हुआ है, वहाँ तक एक छोड़ दो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता के। हार्मोनिक एंड ओवरटोन पे आप एक ब्रेक ले लो 5 मिनट का, 10 मिनट का, और फिर उसके बाद आके हार्मोनिक एंड ओवरटोन पढ़ लो। तो जो भी है, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया मैंने आपको दिया था, झूठ मत बोलना, दिया था या नहीं, थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, थोड़ा सा तो आइडिया मैंने आपको दिया था स्टेशनरी वेव्स के बारे में। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टेशनरी वेव्स मतलब होता है वो वेव्स जो रुकी हुई हो। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब ट्रेवलिंग वेव्स। ठीक है, बट ऐसा कुछ डेफिनेशन है क्या? नहीं। जैसे आप लोग मेरा हाथ इस समय नहीं देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ अपना हाथ। ठीक है, मान लो मेरे हाथ में ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, दिख रही है? ठीक है, क्या मतलब ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है। ओके, अब दिख रही है? तो देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको छेड़ता हूँ, ठीक है, जैसे आप गिटार के तार छेड़ते हो, तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे वाइब्रेट कराने की कोशिश करता हूँ, तो फिलहाल ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन अगर कोई रबर होता, ठीक है, अगर कोई रबर होता तो उसमें होता क्या बताओ? जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक हाथ में फिक्स किया था स्ट्रिंग को और दूसरे हाथ में भी स्ट्रिंग को फिक्स किया था। मैं क्या कर रहा था, यहाँ से एक प्रेशर दे रहा था, और मेरे यहाँ से प्रेशर देने के कारण क्या हो रहा था कि ये जो स्ट्रिंग थी वो ऐसे नीचे जा रही थी, ऐसे नीचे जा रही थी। अब यहाँ पे कोई रबर बैंड होता तो क्या करता, वो बताओ? कोई एक रबर बैंड होता तो उसको मैं जस्ट ऐसे नीचे करता, तो फिर वो ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगता, ऑसिलेट करने लगता बेसिकली, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग ना होकर मेरे पास कोई रबर बैंड होता, क्या मतलब बजट कम है तो रबर बैंड यार एक्चुअली मिला नहीं, मैंने ढूंढा थोड़ा। ठीक है, तो रबर बैंड बेसिकली अगर मेरे पास होता तो ये ऐसा, ओ सॉरी, ठीक है, ये ऐसा है। स्ट्रिंग को मैंने जब रबर बैंड को ऐसे प्रेशर दिया तो पहले मैं नीचे लेकर गया, और जब नीचे ले जाके मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो करेगा क्या, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। तो ये मैंने नीचे ले जाके छोड़ दिया, अभी वो ऊपर आएगा झटके से, तो मान लो ये इस तरीके से ऊपर आ गया। ठीक है, और ये बन गई हमारी स्टेशनरी वेव। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। समझ गए? स्टेशनरी वेव बेसिकली बनने के लिए लगते हैं उसको 2 वेव्स। ठीक है, एक वेव ऐसी, एक वेव ऐसी। और स्टेशनरी वेव एक तो आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो, दूसरा एक और तरीके से आप कर सकते हो। कैसे? मान लो यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड एंड है, ठीक है, एक दीवार है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लगा रखी है एक स्ट्रिंग, इस दीवार के साथ आपने लगा रखी है एक स्ट्रिंग। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक छोटा सा इसको डिस्टरबेंस दिया। यहाँ से जब आप डिस्टरबेंस दोगे तो होगा क्या, इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी, तो ये वेव प्रोड्यूस हो गई, इस दीवार की तरफ ये वेव जा रही है। ठीक है, और जब ये वेव जाएगी तो दीवार से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगी, तो बेसिकली ये वेव ऐसे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरीके से वापस आई। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये ज्वाइन होंगे, है ना। तो मान लो वो पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये लोग क्या हुए, ज्वाइन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ये वेव प्रोड्यूस हुई, इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। ठीक है, या फिर मान लो आपने 2-3 बार डिस्टरबेंस दिया, आपने इस वेव को 2-3 बार डिस्टरबेंस दिया, तो जब रिफ्लेक्शन होगा वो भी 2-3 बार होके आएगा और आपके अपोजिट होके आएगा, है ना। तो बेसिकली जैसे आपने 2-3 बार डिस्टरबेंस दिया, ठीक है, जैसे आपने मान लो 2-3 बार डिस्टरबेंस दिया, तो ये आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ से आपने ऐसा इसको 2-3 बार डिस्टरबेंस, क्या एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, आपने इसको 2-3 बार डिस्टरबेंस दिया था, जब रिफ्लेक्शन होगा तो एकदम अपोजिट होगा, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में ये वेव ऐसे लौट के आएगी। ठीक है, तो ये जो इन दोनों वेव्स का कॉम्बिनेशन है, एक वो वेव जो गई थी और एक वो वेव जो आई है, इन दोनों वेव्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। समझ गए स्टेशनरी वेव क्या है, कैसे बनती है? स्टेशनरी वेव बेसिकली 2 वेव्स से जुड़ के बनती है, ऐसे। ठीक है, या तो ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसी में जैसे आप लोग दोनों हाथ में पकड़े हुए हो ना, तो आप लोग दोनों हाथ में ऐसे ऐसे करने लगो, ऐसे ऐसे करोगे तो बेसिकली नंबर ऑफ लूप्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लूप की वेव है, ये 1 2 3 लूप की वेव है। ठीक है,
अब इसी में आप लोग एक चीज देखो कि जब ये पार्टिकल आपने रबर बैंड को ऐसे खींचा, ठीक है, जब आपने रबर बैंड को ऐसे खींचा, बेसिकली अब मैं ये दो एंड्स हटा देता हूं। अब आप मान के चलो कि भाई जो दो एंड्स है वो अभी भी हैं, लेकिन मैं यहां पे हटा देता हूं, ठीक है, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिना इनके तो भाई वेव प्रोड्यूस ही नहीं होगी, ठीक है। तो बट मैंने हटा दिया, तो मेरे हटाने के बाद अब हुआ क्या, देखे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था, मैंने यहाँ से खींचा तो ये वाइब्रेट कर रहा था। तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं एक्सेप्ट दो को छोड़ के, एक्सेप्ट दो, ठीक है। कौन से दो, एक तो ये वाले और एक तो ये वाले, ये दोनों मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्हीं दोनों रीजन्स को हम बोलते हैं नोड। इन दोनों रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों रीजन्स को हम बोलते हैं नोड। मतलब बेसिकली वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल भी ऑसिलेट या वाइब्रेट नहीं करते हैं, ये अपनी जगह पर एज इट इज रुके रहते हैं, स्टिल एकदम, ठीक है, स्टेशनरी रहते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। और वो पार्टिकल्स जिनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड। द रीजन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज नोड, द रीजन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंटी नोड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। तो बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे तो ऑसिलेट कर ही नहीं रहे, तो इनको हम बोलते हैं नोड, इनको बोलते हैं एंटी नोड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लूप की वेव में कितने नोड और कितने एंटी नोड, तो दो नोड और एक एंटी नोड, ठीक है। तीन लूप की वेव में कितने नोड और कितने एंटी नोड, बताओ। तीन लूप है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, तीन ही लूप है, ये ऐसा है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने नोड कितने एंटी नोड। तो आप ध्यान से देखो, तो ये है नोड, ये है नोड, ये भी है नोड और ये भी है नोड। एंटी नोड कितने हैं, एक यहाँ पे एंटी नोड, एक यहाँ पे एंटी नोड और एक यहाँ पे एंटी नोड। तो हमेशा नोड जो होते हैं वो एंटी नोड से एक ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो चार नोड तीन एंटी नोड, ठीक है। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा हार्मोनिक्स भी समझ लेते हैं। बेसिकली जो ये एक लूप आपने प्रोड्यूस किया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक कुछ और नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली वो मेजरमेंट है, ठीक है। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो आप बोल ही सकते हो, लेकिन साउंड में अगर हम लोग जाएं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एक मेजरमेंट है जो दिखाता है मतलब कि किस तरीके से, किस इंटेंसिटी पर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या फिर वो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कब प्रोड्यूस होगी, एक लूप पे, तो उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। तीन लूप पे थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। और हार्मोनिक के जाने के बाद उसके पीछे आता है ओवरटोन। तो जैसे ये थर्ड हार्मोनिक है तो यहाँ पे सेकंड ओवरटोन होगा, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे कोई ओवरटोन नहीं होगा, लेकिन सेकंड हार्मोनिक होगी तो उस पे फर्स्ट ओवरटोन होगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना तो समझ गए ना, नोड एंटी नोड समझ जाओ तुम, हार्मोनिक ओवरटोन में तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा ही, ठीक है। स्टेशनरी वेव बनती कैसे है, दो वेव से जुड़ के, ठीक है। जिस रीजन में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मिनिमम होता है, मतलब जीरो होता है, जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं नोड, और जिस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसको हम बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है। एक लूप की वेव में दो नोड एक एंटी नोड, ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गया ना तुम्हें। चलो, तो आई होप आप लोगों को नोड क्लियर हो गया, एंटी नोड क्लियर हो गया, स्टेशनरी वेव क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो कभी आपको एग्जाम में फॉर्मूला क्वेश्चन लिख के आए, डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, कैसे डिराइव करोगे, ऐसे ही डिराइव करोगे जैसे मैं अभी करूंगा, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो दो वेव से मिलकर बनती है, ये हमने देख लिया। तो मान लेते हैं वो दो वेव से y1 इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू माइनस a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, माइनस a क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे आपने यहाँ से एक डिस्टर्बेंस दिया तो वेव ऐसे गई, और जो दूसरी वेव आएगी वो इसके अपोजिट आएगी, मतलब ये ऐसा है तो वो ऐसा होगी, ठीक है, और ये ऐसा है तो वो ऐसी होगी। तो बेसिकली इसके अपोजिट आएगी जो आने वाली वेव होगी, है ना। तो इसीलिए माइनस है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे। इस माइनस साइन को जब एंगल के अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। कैसे, अब यहां से माइनस तुम कॉमन लो, देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वही चीज आ गई, देखो इस माइनस साइन को अंदर भेजा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। बाकी आप लोग जनरली बोलो तो वो भी ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव सब कुछ ही होता है, ठीक है। ऐसे फॉर्म का इक्वेशन हमेशा इक्वेशन ऑफ वेव ही रिप्रेजेंट करता है। मैं बता रहा था कि ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स टेक्स्ट बुक में क्यों लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y1 y2 अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y1 मैंने अज्यूम कर लिया a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 इज इक्वल्स टू अज्यूम कर लिया a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपकी मर्जी, आप किसी को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जाने वाली वेव और आने वाली वेव से मिलकर क्या बनता है, ये स्टेशनरी वेव बनता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों वेव्स के कॉम्बिनेशन से हमारी स्टेशनरी वेव y मान लो बनी। कैसे बनी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब y1 प्लस y2 से बनी। ठीक है, तो y1 क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और y2 क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब देखो यहाँ पे एक झोल झाल है। झोल झाल क्या है, झोल झाल मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होता है 2 पाई n। k होता है वेव नंबर और k का रिलेशन होता है लैम्बडा से 2 पाई बाय लैम्बडा। k इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ओमेगा और लैम्बडा की वैल्यू, ओमेगा और k की वैल्यू इसके इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्यों दिखाते हैं, देखो तो। ठीक है, तो इक्वेशन में वैल्यू तो डालें, फिर देखो तुम जलवा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा चलो यहाँ तक ना आके हम पहले वैल्यू ही डाल देते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू ही डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा भारी हो गया था। तो ओमेगा का रिलेशन मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी से 2 पाई एफ या 2 पाई एन और के का 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, तो अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। और ये ओमेगा बाय के कैसे आता है वो मैं आज प्रूफ भी आपको कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी बुक में साइड में या फिर पीछे जहाँ पे आपने वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा था वहाँ पे ये डेरिवेशन भी लिख लो। मतलब मैं बताना भूल गया उस टाइम, लेकिन ठीक है, बोर्ड से तो रट्टा मार सकते हो। v इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है, और वो क्यों होता है, देखो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एन लैम्बडा, v इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से देखो ओमेगा बाय 2 पाई। लैम्बडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय के। तो ये 2 पाई कट जाता है, इसलिए v का फॉर्मूला आ जाता है ओमेगा बाय के। ठीक है, तो v का फॉर्मूला ओमेगा बाय के यहाँ से आप लोग डिराइव कर सकते हो। बेसिकली मेन फॉर्मूला तो यही है, v इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, चलो अच्छा, इन चीज़ों को अब हम लोग डालते हैं। पहले y1 के अंदर डालो, तो y1 आ जाएगा a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। y2 में डालो तो a साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डालो। यहाँ से बेसिकली आप 2 पाई कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लो। चलो, तो y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a साइन 2 पाई, अंदर बचा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये हो गया इक्वेशन 1। बेसिकली हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कोई नहीं। ठीक है, y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। अब इसमें से मैं 2 पाई ले लेता हूँ कॉमन, तो a साइन 2 पाई, अंदर बचेगा एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। इसको ले लो इक्वेशन 2। तो ये हो गया तुम्हारा y2। तो हमने जाना था भाई कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, y इज इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल्स टू y1 क्या है, y1 है a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस a साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, ये हमारा y1 और y2 है। देख लो, y2 यही है और y1 यही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो हमने a ले लिया यहाँ से कॉमन, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, अंदर बचा साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11वीं में, साइन सी प्लस साइन डी। क्या था वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब वो फॉर्मूले याद कैसे करते हैं उनका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बता दिया मैथमेटिक्स के। बट हो सकता है आप नीट एस्पिरेंट हो या मुझसे ना पढ़ते हो, मुझसे सिर्फ फिजिक्स से पढ़ते हो, जबकि मैं मैथ सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ ना, पता नहीं। देखो, तो बेसिकली कैसे याद करने का, हो सकता है आप नीट एस्पिरेंट हो फिर भी सुन लो। तो बेसिकली कैसे याद करने का उसको, कि आप लोग जानते हो कि भाई जब हम लोग वो फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन से, साइन ए प्लस बी वाले, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो उससे आप लोगों को ये याद रखना है, कैसे, साइन ए प्लस बी, तो उससे आपको याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी। साइन ए प्लस बी का जो पहला टर्म था, पहला टर्म मतलब साइन ए कॉस बी, तो उसमें साइन ए कॉस बी था, तो आपको यहाँ पे यूज कर लेना है साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और फिर अगर आया आपको साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको साइन ए प्लस बी का दूसरा टर्म यूज कर लेना है, कौन सा, कॉस ए साइन बी वाला। ठीक है,
चलो छोड़ो, मैं जो ट्रिक बता रहा था मैंने 12वीं में ज़्यादा अच्छा बताया था, मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स वाले पार्ट में ज़्यादा डीप में बताया था। अब यहाँ पे रहने दो, ठीक है। इतना याद कर लो कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 साइन, तो मैं 2 ले लेता हूँ बाहर, 2a साइन सी प्लस डी बाई 2। सी कौन है ये कौन है सी, ठीक है, इनसे मिलिए, ये कौन है डी, ठीक है। तो सी प्लस डी बाई 2, तो एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एन टी प्लस, थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो 2 साइन मतलब 2a साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2, ठीक है। सी माइनस डी मतलब बेसिकली इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो, तो माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। माइनस साइन ने दोनों को माइनस कर दिया, ओके। चल, तो ये हो गया 2a साइन माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एक्स बाय लैम्बडा खत्म, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 एन टी अपॉन 2, ये कॉस एन टी खत्म, अंदर क्या बचा माइनस 2 एक्स बाय लैम्बडा अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये आ गया 2a साइन एन टी, अरे 2 पाई कहाँ गया, 2 पाई को मान लो हमने बाहर रख लिया था, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया 2 पाई को हम लोगों ने क्यों गायब कर दिया यार। अच्छा ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, 2 पाई लगा देता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 पाई बेसिकली कॉमन ही रहता, तो मैंने 2 पाई हर जगह लगा दिया। मतलब बेसिकली आप 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा प्लस 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा ना लिख के 2 पाई कॉमन लेके भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो 2 से 2 खत्म, तो 2a साइन 2 पाई एन टी, तो 2a साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस 2 पाई। अब देखो 2 से 2 खत्म, अंदर बचा माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा तो वैसे भी प्लस कॉस थीटा हो जाता है, तो ये कॉस जो है माइनस साइन को गायब कर देगा। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई एन टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को a मान लेंगे, इस 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को पूरा का पूरा हम a मान लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू हमारा इक्वेशन आ जाएगा a साइन 2 पाई एन टी, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, और इसी y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब देखो बेसिकली मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि स्टेशनरी वेव 2 वेव से जुड़ के मिलती है, जुड़ के बनती है। तो आपने 2 वेव लिखा, ओमेगा के की वैल्यू डाली, ऐसे 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 ऐसे। बेसिकली ये ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है साइन सी प्लस साइन डी का, चाहिए तो साइड में लिख लेना, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो वो फार्मूला लग के यहाँ पे ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, ये आ गया आपका, ठीक है, ओके। फिर आपने इस चीज़ को a मान लिया, सॉल्व कर दिया। अब मैंने आपसे बोला था नोड और एंटी नोड के बारे में, ठीक है। नोड क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जीरो, जिसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, और एंटी नोड क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, नोड और एंटी नोड को। तो इतना फिलहाल आप लोग पहले छाप लो, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी, और a यहाँ पे है 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी, वेयर a इज इक्वल्स टू 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, है ना, ओके। अच्छा, अब मैंने तुमसे क्या बोला था कि भाई नोड ऐसा पॉइंट है जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो नोड्स, these are the points of minimum displacement, these are the points of minimum displacement, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बनाया था आपको कि भाई ये स्टेशनरी वेव होती है,
ठीक है, नीचे से ऊपर से जब दो वेव मिल जाती है तो स्टेशनरी वेव बोलते हैं। अब इनका ऑसिलेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे ऑसिलेट करेंगे, लेकिन एक ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल कभी ऑसिलेट नहीं करेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड। और एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि मान लो ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, नोड पे एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम कितना, 0, क्योंकि ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब दीज आर द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। दिस इज पॉसिबल, ठीक है। अगर 0 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड उसका 0 है। पार्टिकल अगर ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ए इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ए क्या था हमारा, ए तो हमारा a cos 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा था, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा को। अब 2a वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो गया, तो इसका मतलब cos 2 पाई x बाय लैम्बडा 0 हो गया। मतलब बेसिकली इस 2a को हमने RHS में भेजा तो डिवाइड होकर 0 हो गया, ठीक है। अब ये बचा, अब cos 0 कब होता है, जब उसका एंगल पाई बाय 2 हो जाए, 3 पाई बाय 2 हो जाए, 5 पाई बाय 2 हो जाए, 7 पाई बाय 2 हो जाए, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो एंगल है, ठीक है, cos 0 कब होता है, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। तो देयरफॉर थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, मतलब बेसिकली ये जो एंगल है 2 पाई x बाय लैम्बडा, इसको क्या क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो x है वो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, लैम्बडा ऊपर गया, ठीक है। देखो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, रिजॉल्व कर रहा हूँ, पाई से पाई खत्म, x इक्वल टू लैम्बडा ऊपर गया, 2 नीचे गया तो 4, तो x इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। वैसे ही जब 3 पाई बाय 2 के साथ रिजॉल्व करोगे तो आएगा 3 लैम्बडा बाय 4। क्यों, पाई से पाई कटेगा, 2 नीचे जाएगा तो 3 बाय 4, लैम्बडा ऊपर जाएगा तो 3 लैम्बडा बाय 4। ऐसे ही 5 पाई बाय 2 के साथ रिजॉल्व करोगे तो पाई पाई कटेगा, 2 नीचे जाएगा तो 5 लैम्बडा बाय 4। तो x इक्वल टू आ जाएगा, देखो लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो इसका एक जो जनरल फॉर्म बन जाता है वो बन जाता है लैम्बडा बाय 4 और ब्रैकेट में 2p-1, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर नोड, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर नोड। मतलब बेसिकली जब डिस्प्लेसमेंट लैम्बडा बाय 4 के इक्वल हो जाएगी वेव में, तो वहां पे क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए वेव में, लैम्बडा बाय 4 की, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, एक नोड, ठीक है। मतलब जहां से आपने वेव का फॉर्मेशन शुरू किया था, वहां से आप जब लैम्बडा बाय 4 आगे बढ़ जाएंगे तो वहां पे एक आपको नोड मिलेगा। फिर जब आप 3 लैम्बडा बाय 4 पर पहुंचेंगे एक और नोड मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, देख लो यहाँ पे दोबारा से। देखो सबसे पहली बात, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन ये होता है जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये है। अब मैंने बोला नोड, तो नोड पे भाई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होता है, तो एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को मैंने जब 0 पुट किया तो मुझे ये मिला cos थीटा इक्वल टू 0। अब मुझे पता था भाई ये cos थीटा 0 होता है, थीटा बराबर पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, तो मैंने cos के अंदर जो भी एंगल था उसको पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म हुआ, लैम्बडा वहां गया, 2 नीचे आया, तो x इक्वल टू ऐसा, मतलब बेसिकली ये जो 2 पाई बाय लैम्बडा था ना, इसको मैंने RHS में भेज दिया, 2 पाई बाय लैम्बडा को मैंने RHS में भेज दिया और सबके साथ सॉल्व कर दिया। तो लैम्बडा बाय 4 आया, 3 लैम्बडा बाय 4 आया, तो हमने देखा लैम्बडा बाय 4 आ रहा है, 3 लैम्बडा बाय 4 आ रहा है, 5 लैम्बडा बाय 4 आ रहा है, तो ये एक AP बन रहा है। क्या बन रहा है, AP बन रहा है। तो इसका एक जनरल टर्म हम लोग डिफाइन कर ही सकते हैं, तो वो जनरल टर्म हमने डिफाइन कर दिया, लैम्बडा बाय 4 2p-1। अब इसमें p की वैल्यू जब आप 0 डाल दोगे तो आपको लैम्बडा बाय 4 मिलेगा, 1 डाल दोगे, सॉरी 0 नहीं डाल सकते, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 डाल दोगे तो लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा, 2 डाल दोगे 3 लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा, 4 डाल दोगे 7 लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा, 3 डाल दोगे 5 लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा, 2 डाल दोगे 3 लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा, n डाल दोगे तो 2n-1 लैम्बडा बाय 4 मिल जाएगा। तो आपको कोई भी नोड निकालना, आपको क्वेश्चन में बोले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर 12th नोड, तो p इक्वल टू 12 डाल दो, तो p इक्वल टू 12 कितना आ जाएगा, 23 लैम्बडा बाय 4। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही जो कंडीशन बनी है x की, इसी को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर नोड, मतलब इतनी पोजीशन पर हमें नोड मिलेगा। अब ये जो पोजीशन है इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा आपको, टेंशन मतलब एक बार एंटी नोड बता लेने दो, ठीक है। अब नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंटी नोड्स, these are the points of
these are the points of maximum displacement। ठीक है, बेसिकली ऐसे पॉइंट्स पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एंटी नोड्स पे। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर क्या हो जाए, ए हो जाए, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, प्लस ए हो जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए हो जाए, मतलब बेसिकली प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अच्छा तो इसका एम्पलीट्यूड है कितना, 2a है ना, तो बेसिकली ये प्लस माइनस 2a हो जाए, मतलब बेसिकली ए में देखो ना क्या है, 2a है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, प्लस माइनस 2a हो जाए। तो प्लस 2a होगा तो भी मैक्सिमम, माइनस 2a होगा तो भी मैक्सिमम। माइनस 2a पे कुछ लोग मिनिमम सोच रहे थे। ठीक है, पिटाई होगी। तो a की जगह क्या लिख दोगे, 2a cos 2 पाई x बाय लैम्बडा और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2a। तो 2a से 2a खत्म, तो cos 2 पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब बताओ cos 1 कब होता है, 0 पे, माइनस 1 कब होता है, 180 पे, फिर से 1 कब होता है, 360 पे, फिर माइनस 1 कब होता है, 540 पे। तो मतलब अगर मैं पाई में लिखूं तो पाई पे -1, 0 पे 1, 3 पाई पे, सॉरी 2 पाई पे फिर से 1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे 1, 5 पाई पे -1, 6 पाई पे 1, 7 पाई पे -1। तो मतलब पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा चल रहा है ना। सो देयरफॉर जो 2 पाई x बाय लैम्बडा है इसको कितना होना पड़ेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा p पाई। तो जनरल टर्म हमने डिफाइन कर दिया p पाई। p को 0 डालोगे 0 आ जाएगा, p को 1 डालोगे पाई आ जाएगा, p को 2 डालोगे 2 पाई आ जाएगा, p को 3 डालोगे 3 पाई। ये जनरल टर्म है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 पाई को और 2 पाई बाय लैम्बडा को वहां भेज देता हूँ। सो देयरफॉर x आ जाएगा देखो 0। ठीक है, रिजॉल्व कर देखो 2 पाई x बाय लैम्बडा को पाई के साथ रिजॉल्व करो, पाई से पाई खत्म तो x आ गया लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो x आ गया लैम्बडा बाय 2, फिर कॉमा 2 पाई x बाय लैम्बडा को अब रिजॉल्व करो 2 पाई के साथ, तो 2 पाई खत्म, x आ गया लैम्बडा, फिर आ जाएगा 3 लैम्बडा बाय 2, फिर आ जाएगा 2 लैम्बडा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा p लैम्बडा बाय 2। ठीक है, जैसे आप p को 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, p को 1 डालोगे लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा, p को 2 डालोगे तो 2 लैम्बडा बाय 2 आएगा, 2 खत्म होकर लैम्बडा आ जाएगा, p को 3 डालोगे तो 3 लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू p लैम्बडा बाय 2 क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर एंटी नोड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई कंडीशन फॉर एंटी नोड। ठीक है, तो x इक्वल टू p लैम्बडा बाय 2, जहां पे p की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 ये सब है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ कि लैम्बडा बाय 2 क्या दिखाना चाह रहा है। लैम्बडा बाय 2 ये दिखाना चाह रहा है कि जब आप मीन पोजीशन से लैम्बडा बाय 2 मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से लैम्बडा बाय 2 आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक एंटी नोड मिलना तय है, फिर जब लैम्बडा पर पहुंचोगे फिर से एक एंटी नोड मिलेगा। लेकिन जो नोड थे वो लैम्बडा बाय 4 पर मिल रहे थे, 3 लैम्बडा बाय 4 पर मिल रहे थे, एंटी नोड लैम्बडा बाय 2 पर मिल रहे हैं, फिर लैम्बडा पर मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस पता करते हैं 2 नोड और 2 एंटी नोड के बीच में होती कितनी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी नोड्स निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स निकाल लो पहले, 2 नोड्स के 2 कंसेक्यूटिव नोड्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले, वरना भाई ऐसा तो भाई कोई भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालो, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 कर दो, ये 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 कंसेक्यूटिव डिफरेंस हो गया। तो 3 लैम्बडा बाय 4 में से लैम्बडा बाय 4 माइनस करोगे तो आएगा 2 लैम्बडा बाय 4, मतलब 2 लैम्बडा बाय 4 में 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा लैम्बडा बाय 2। ठीक है, तो 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्बडा बाय 2। अब 2 एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स क्या आएगा, ये एंटी नोड्स में लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 2 कर दो, या 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा कर दो, या लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 कर दो, आपकी मर्जी है। दो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव उठा लो, मतलब एक के बाद एक वाले। आप 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा बाय 2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो लैम्बडा बाय 2, सॉरी हाँ सही तो था, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा बाय 2। मतलब 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2 होती है और 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होती है। अभी भी आपको लग रहा होगा यार क्या हो रहा है, बस 2 मिनट और। ठीक है, और एक चीज हम लोग निकाल सकते हैं, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, नोड एंड एंटी नोड। ठीक है,
बेसिकली एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड के बीच की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ पहला नोड और यहाँ से ले लूँ पहला एंटी नोड, तो पहला नोड है λ/4, पहला एंटी नोड है 0, ठीक है। तो मैं इनके बीच की भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, λ/4 - 0, ये आ जाएगा λ/4। या मैं ले लूँ दूसरा नोड दैट इज 3 λ/4 और दूसरा एंटी नोड λ/2, तो 3 λ/4 और λ/2 के बीच में जो डिफरेंस है वो आएगा λ/4 का ही, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी जो दो नोड होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, कोई भी दो जो एंटी नोड होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, और एक नोड एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि कॉफिन पर आखिरी कील पड़ जाए, कंसेप्ट के कॉफिन पर आखिरी कील पड़ जाए, मतलब पूरा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये ठीक है, अब ये ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अब मुझे बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ, ठीक है, कि नोड कौन सा है, एंटी नोड कौन सा है, तुम ही बताओ। ये क्या है, ये है नोड, ये क्या है, ये भी है नोड, ये क्या है, ये भी है नोड। 3 नोड है तो 2 एंटी नोड होंगे, ये हो गया एंटी नोड और ये भी हो गया एंटी नोड। तो ये कंसेप्ट हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है ये कंसेप्ट कि 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, ठीक है। 2 नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2 और नोड और एंटी नोड मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस ये होती है λ/4। और आपको फिगर से ये अंडरस्टूड भी है कि भाई अगर ये λ/2 है, मतलब अगर ये पूरे सर्कल का डायमीटर λ/2 है तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो λ/4 आएगा, मतलब λ/2 का आधा, दैट इज λ/4। तो आधा मतलब क्या, नोड से एंटी नोड, तो नोड से एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आती है, λ/4। बहुत जरूरी है, एमसीक्यू में आएगा यार, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत जरूरी है, तुम्हें ये ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें इस डायग्राम से ये तो समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो वेव है ऐसे 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 बहुत सारी बनती जाएगी, तो मतलब नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है, 2 नोड के बीच की डिस्टेंस फिक्स है कि भाई उतनी आएगी, 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस फिक्स है कि उतनी आएगी, और वो कितनी है λ/2, और एक नोड एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है λ/4। जैसे मैं आपको अगेन अगर थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं, ये इसको बना लेना अपनी बुक में, ये पूरा लिखने के बाद ये पिक्चर बना के वहाँ पे लिख लेना, बड़ी पिक्चर बनाना थोड़ी, मेरी तरह नहीं, ठीक है, कंजूसी नहीं। बेसिकली देखो ये मैंने बनाया और ये भी मैंने बनाया, मैंने बोला ये है नोड, ये है नोड, ठीक है, और ये क्या है, एंटी नोड। तो एक नोड से एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। ये कंसेप्ट हमें ये समझा रहा है, ठीक है। क्यों जरूरी है ये जानना, ऑर्गन पाइप के डेरिवेशन के लिए, वैसे भी जरूरी है। ये भी है नोड, ठीक है, 2 नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। अब ये एक एंटी नोड था, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एंटी नोड है, तो इन दोनों एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी होगी λ/2। कौन सिखा रहा है हमें, ये कंसेप्ट। और इस डायग्राम से तुम्हें ये फील भी हो रहा है कि अगर ये λ/2 है तो ये भी λ/2 होना चाहिए, ये भी λ/2 होना चाहिए, और अगर ये λ/2 है तो ये भी λ/4 होना चाहिए, मतलब नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और इसके बारे में पूरा लेखा जोखा, ठीक है। अब इसी लेखा जोखा को इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में दिखाया हुआ है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग एक बार पढ़ लेना, या फिर चलो मैं एक बार पढ़ दूंगा, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव निकाल ली। उसके बाद हम लोगों ने नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे a 0 होता है, तो हमने a को 0 पुट किया और सॉल्व किया, तो हमें कंडीशन फॉर नोड मिली λ/4, 3 λ/4, ये वो। फिर हमने एंटी नोड वो पॉइंट होते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो +2 या -2 माइनस क्या बता रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि वेव उल्टी है, तो माइनस हो या प्लस हो बेसिकली वो मैक्सिमम ही है, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हैं सिर्फ प्लस माइनस। तो इसके वजह से हमने पुट किया +-1 से हमने कंडीशन फॉर एंटी नोड निकाला। कंडीशन फॉर एंटी नोड क्या है, 0 λ/2 p λ/2 बेसिकली। कंडीशन फॉर एंटी नोड पूछे तो p λ/2 या n λ/2। कंडीशन फॉर नोड पूछे तो 2n-1 λ/2, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे p 0 1 2 ले सकते हो, और अगर आप इसको 2p+1 कर दो तो यहाँ पे भी आप p को 0 1 2 ले सकते हो। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ठीक है। अब जिनको कॉमन सेंस नहीं समझ रही है उन लोग क्या करें, उन लोग सिर्फ इतना याद कर लें कि भाई λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 इन पे नोड आता है, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो तुम p की वैल्यू 2 डाल के चेक कर लेना, हमेशा 2 डालना, 1 0 नहीं, ठीक है। 2 डाल के चेक कर लेना, देखना किससे तुम्हारा मैच हो रहा है। जैसे तुम्हें ये नहीं याद है कि भाई जनरल फॉर्मूला क्या था, बट तुम्हें ये याद है कि λ/2 पे आता है, 3 λ/2 पे आता है, सॉरी λ/4 पे आता है, 3 λ/4 पे आता है, 5 λ/4 पे आता है, ये याद है। तो p की वैल्यू 2 डाल देना, सिंपली 2 डालोगे तो 2 to the 4 -1 3 λ/4, तो एक ना एक तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है।
ऐसा। अब बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, ठीक है। 2 नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2, 2 एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2, एक नोड एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना। अब मैं चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ देता हूँ, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वेव्स ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि भाई स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब सुपरपोजिशन होता है 2 आइडेंटिकल वेव्स का जो कि सेम पाथ में ट्रेवल कर रही हो, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल कर रही हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब एक ऐसे ट्रेवल कर रही हो तो दूसरी ऐसे ट्रेवल कर रही हो, इनके मिलने से जो वेव बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। इसके डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह आप देख सकते हो यूट्यूब पे, बट ठीक है। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी है आप लोगों की। देखो, जब 2 आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, मतलब बेसिकली जब 2 आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनके भी बनने से क्या बनता है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बनता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव के सुपर इम्पोजिशन से, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव के सुपर इम्पोज होने से, मतलब बेसिकली एक के ऊपर एक आने से, है ना, ऐसा सुपर इम्पोज, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज होना। इससे जो वेव बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। उसके हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को दिया हुआ है कि भाई जो पॉइंट्स मूव नहीं करते, जिनका कोई वाइब्रेशन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नोड, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड। और जिनका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं एंटी नोड। ये तो आप जानते ही हो। तो ये तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक है। ओके, और कुछ है यहाँ पे ना, कुछ भी नहीं है और। तो एक बार आप लोग इसे रीड ज़रूर करना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आगे यही बोला है कि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4, ठीक है। ठीक है, 2 एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2 और 2 नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, ठीक है। आगे यही बोला है इसमें, तो ये सब तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली उन्हीं को प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में लिखा हुआ है। और बाकी आप लोग इसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी वेव, क्योंकि ये लिखने के लिए एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा। ओके, तो आगे आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल मैं अवश्य करा देता हूँ। इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स, ठीक है, इन ए स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी 64 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है 64 हर्ट्ज और आपको वेव की स्पीड दे दी है 48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको इससे क्या निकालना है, इससे आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स। तो मैं तीनों पूछ लेता हूँ आपसे, मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, और मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, मतलब एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वार्निंग साइन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है, वो पढ़ लेंगे, फिर फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ लेंगे। इसके बाद आप लोग एक ब्रेक लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है 30 मिनट होने आया लेक्चर को। उस ब्रेक के बाद आप लोग आना और हार्मोनिक एंड ओवरटोन हम पढ़ेंगे 30 मिनट में, उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल ये सॉल्व कर लो आप लोग। ओके, तो बेसिकली आप जानते हो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है n लैम्बडा, ठीक है। n लैम्बडा, V कितना दिया है 48, n दिया है 64, लैम्बडा आ ही जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा 48/64 मतलब 3/4 मतलब 0.75। तो लैम्बडा आ गया 0.75। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड ये होता है λ/2, तो 0.75 को 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज आ जाएगा 0.37, ठीक है, 0.375, ठीक है। और अगर आप लोग डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड निकालना चाहते हो तो लैम्बडा को डिवाइड कर दो 4 से, तो 0.75 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.1875, ठीक है। बेसिकली ये 0.75 है ना, हाँ आप सही है। तो बेसिकली 0.75 डिवाइडेड बाय 2 0.375, मैं देख लूँ एक बार यही आंसर है क्या, ठीक है। ओके, 0.375 डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड।
और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड आ जाएगा 0.1875। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं एक कंपैरिजन पार्ट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, जो कि एक बार मैं बता चुका हूँ ऑसिलेशन में, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, आइए अभी हम लोग देखते हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन तक ही पढ़ाओ, सिंपल रखते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश रहो। ठीक है, तो हार्मोनिक एंड ओवरटोन हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से सीखेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद मैं फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन बता के लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अब प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में होता क्या है, फ़र्क क्या होता है। अब देखो प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है कि भाई ये ट्रैवलिंग वेव है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिस्टर्बेंस हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है ना। डिस्टर्बेंस जो होता है वो क्या करता है, वो ट्रैवल करता है। ठीक है, लेकिन स्टेशनरी वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस जो होता है वो जीरो, मतलब वहीं पर रेस्ट पर रहता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस जो होता है वो रेस्ट पर रहता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम रीजन टू द अदर रीजन विद द डेफिनेट वेलोसिटी, while in the stationary wave disturbance remains in the region where it is produced with the velocity 0। ठीक है, स्टेशनरी वेव में जहां पर रहता है वहीं पर एज इट इज रहता है। ठीक है, रेस्ट पर रहता है, where it is produced, at rest where it is produced, जहां पर वो बना था वहां पर जीरो वेलोसिटी के साथ वहीं पर रह जाता है। देखा होगा ना आपने स्टेशनरी वेव, अभी तो दिखा रहा था यार, ऐसा है ऐसा है, तो क्या ये वेव आगे बढ़ रही है, नहीं, जहां पर प्रोड्यूस हुआ है वहीं पर है वो। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस था, डिस्टर्बेंस तो वहीं पर है ना, ऑसिलेशन कौन कर रहा है, वो तो पार्टिकल कर रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एम्पलीट्यूड यहाँ पे सारे पार्टिकल का सेम होता है, जबकि स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। जैसे नोड्स वालों का तो जीरो ही होता है, बीच वालों का मैक्सिमम होता है, इसमें एम्पलीट्यूड सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम, एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल का सेम होता है, इसमें डिफरेंट होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत IMP आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल्स अपना मीन पोजीशन साथ में क्रॉस करते हैं। ठीक है, इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली, तो इसमें सारे पार्टिकल्स अपना मीन पोजीशन जो है वो साइमल्टेनियसली क्रॉस करते हैं एक साथ क्रॉस करते हैं, और इसमें अपना वो मीन पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, साथ में क्रॉस नहीं करते। चौथा पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जबकि स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल मूव नहीं करते, कुछ पार्टिकल मूव नहीं भी करते हैं, जहाँ पे क्या बनता है, नोड, है ना। प्रोग्रेसिव वेव में मतलब बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव में मान लो तुम ये एंटी नोड बोलना चाहते हो, लेकिन ये पार्टिकल भी तो मूव करेगा। जब डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो ये पार्टिकल भी तो ऊपर जाना शुरू करेगा। तो प्रोग्रेसिव वेव में लगभग सारे ही पार्टिकल मूव करते हैं, लगभग क्या, सारे ही पार्टिकल मूव करते हैं प्रोग्रेसिव वेव में। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में ऑल पार्टिकल्स मूव, लेकिन इसमें स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल्स मूव नहीं करते। ठीक है, ऑल डज नॉट। आप देखो प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन याद कर लेना। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। याद क्या करना है, अब इतना तो खुद ही लिख सकते हो, नो एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव का डिस्टिंग्विश। ठीक है, डिस्टर्बेंस इसमें ट्रेवल करता है, इसमें रेस्ट पे रहता है, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वहीं पे। एम्पलीट्यूड इसमें सेम रहता है, इसमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहता है। मीन पोजीशन पे इसमें सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली ऑसिलेट नहीं करते हैं, स्टेशनरी वेव पे साइमल्टेनियसली करते हैं, साथ में करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल मूव करते हैं और स्टेशनरी वेव में नहीं करते हैं। अच्छा, मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली कैसे क्रॉस करते हैं ये तुम नहीं समझ पा रहे हो ना। देखो जैसे मैंने बोला, मान लो ये आपकी सबसे सिंपल वाली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई, तो जब एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हुई थी, हमने उसे नीचे से खींचा था, तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करना शुरू किए थे। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना, तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल भी साथ में यहीं पर पहुंचेगा, ये मॉलिक्यूल भी साथ में ही पहुंचेगा, ये मॉलिक्यूल भी साथ में ही पहुंचेगा। सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मीन पोजीशन पर अपने साथ में ही पहुंचेंगे जब ऑसिलेट करेंगे। जब ऑसिलेशन होगा उनका, तो चाहे वो दूर वाला हो, मतलब एंटी नोड वाला हो, या फिर नोड के पास वाला हो, चाहे जो भी हो, सारे के सारे मीन पोजीशन पर साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब ये वेव ऊपर जा रही है तो उस समय कुछ लोग मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं, जब नीचे आ रही है तो कुछ लोग बाद में कर रहे हैं, तो इसमें अलग अलग टाइम पे करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल मूव करते हैं, स्टेशनरी वेव पे नोड वाले नहीं करते, नोड वाले पार्टिकल डज नॉट मूव।
है ना। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ होता है, ये तो ऐसी वेव बन जाती है, ये मतलब एक बार वेव बन गई बस वहीं पर है वो ऐसी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डिस्टिंग्विश, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट जान के लेक्चर स्टॉप करते हैं। चलो, तो अभी फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन देख लेते हैं। सेम वही है जैसा फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन था, वही है, ठीक है। देखो बेसिकली एक होती है ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करो या फिर मतलब उस पर फोर्स लगाओ, उसके बाद जिस पे वो ऑसिलेट करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिस्टर्बेंस दिया, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग पे मैंने ऐसा किया, ठीक है, स्विंग किया अपने हाथ को, तो बेसिकली वो अपना ऑसिलेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, जो भी होगा वो करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब अपने ओन पे जो भी उसका वाइब्रेशन होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ओन फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे उसका खुद का वाइब्रेशन होता है जनरली, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आता है फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या होता है कि मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट पे एक डिस्टर्बेंस दिया, ठीक है, डिस्टर्बेंस दिया विथ सम फोर्स। हमने क्या किया, हमने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, सम फोर्स, ठीक है, डिस्टर्बेंस विथ सम फोर्स, और फिर उसके बाद हमने उस फोर्स को विदड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उस फोर्स को विदड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो उसका वाइब्रेशन होगा या जो ऑसिलेशन होगा या जो कुछ होगा, उसको हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग पे मैंने कुछ फोर्स लगा के उस पर डिस्टर्बेंस दिया, ऐसे टिच करके मारा, और फिर ऐसा मारने के बाद मैंने अपना हाथ हटा दिया। हाथ हटा दिया तो फिर भी वो अपना वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा ही, ठीक है, क्योंकि मान लो दो फिक्स्ड एंड से बंधा हुआ है, मान लो ऐसा है, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसे इसको खींच दिया, खींचने के बाद मैंने हाथ हटा दिया, फिर भी अपना वाइब्रेशन कंटिन्यू करेगा। तो जो भी इसका वाइब्रेशन उस केस में होगा उसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम लोग लगातार कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखते हैं, ठीक है। कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर लगा देंगे और फिर उसको लगा के रखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई हो जाती है, लो हो जाती है, जैसा आप फोर्स लगाते हो, ठीक है। जैसे मतलब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसके नीचे एक लोड लटका दिया, ठीक है। स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही थी, मैंने उसके नीचे एक लोड लटका दिया, एक मास लटका दिया। तो लोड या मास लटकाने के कारण क्या होगा कि उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग तरीके से होगा, अलग फ्रीक्वेंसी पे होगा, है ना। तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। तो ये छोटा मोटा कंसेप्ट था, ये कुछ IMP नहीं इसमें, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, हम लोग जानेंगे हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ओवरटोन्स क्या होते हैं, और उसके बाद लेक्चर को स्टॉप करके जो लास्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम 2-3 कंसेप्ट सीखेंगे। बीट्स हो गया, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग हो गया, लॉ ऑफ मास स्ट्रिंग हो गया, और बस कुछ थियोरेटिकल पार्ट एंड में, दैट्स इट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।